ईरान के जो ताज़ा हालात हैं वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जानलेवा प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे कई जाने गई हैं। तो आप इन प्रदर्शनों के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? नमस्कार आप सभी को और आप सभी दर्शकों को भी, और धन्यवाद मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रतिभा जी। आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, इट्स एन ऑनर टू सिट अक्रॉस यू। तो अब हम आपके सवाल पर आते हैं। तो ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं, ईरान में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। ईरान में पहले शाह हुआ करते थे, शाह पहलवी, उनको हटा करके एक प्रोटेस्ट आई। वो प्रोटेस्ट CIA फंडेड थी, रेवोल्यूशनरीज आए, फिर रेवोल्यूशनरीज के बाद वो भी नहीं पसंद आया अमेरिकन को, तो उन्होंने फिर आयतुल्लाह को लगा दिया। फिर वो भी नहीं पसंद आए तो उन्होंने फिर से रेवोल्यूशनरीज के पीछे पैसा लगाया, लेकिन तब वो उसको सत्ता पलट नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन के पीछे अमेरिका ने सपोर्ट किया। पहले सद्दाम हुसैन को, इराक को अमेरिका ने सपोर्ट किया था 1980s में, और 1990s में जब पसंद नहीं आए तो उनको हटा दिया। सो देयर इज वेस्टर्न पावर्स हैव बीन प्लेड, एंड अमेरिका इंक्लूडेड, बट मैनी अदर्स, मिडल ईस्ट और जो ईस्ट साइड है उस जगह पॉलिटिकल गेम्स को खेलने में पश्चिम वर्ल्ड इज अ मास्टर, एंड दे फील इट्स देयर टेरिटरी। तो ईरान की प्रोटेस्ट के पीछे कई हाथ हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका इज एन एनिमी ऑफ ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इज एन एनिमी ऑफ ईरान। दे हैड अ वॉर 6 महीना पहले। तो ये भी कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुलेआम बोल रहे हैं कि वी आर विद द प्रोटेस्टर्स, वी वांट द प्रोटेस्टर्स टू टॉपल द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट कुछ उनके खिलाफ एक्शन लेगी, रेड लाइन क्रॉस तो वो रेड लाइन क्रॉस किया, तो रेड लाइन हालांकि क्रॉस करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी रेड लाइन थोड़ी थोड़ी पीछे होती जाती है हर बार। तो अमेरिका विल टेक मिलिट्री एक्शन, एंड अमेरिका हैज डन इट। इन्हीं की सत्ता में किया है, 6 महीना पहले किया है। तो एक तो कारण ये तो डेफिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश सिर्फ विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर के इतना उत्तेजित हो जाता है कि सड़कों पर लोग आ जाते हैं। मारकाट चालू है, बाय एस्टिमेट्स 2400 से लेकर के 10,000 तक के डेथ के एस्टिमेट्स हैं। जी, सही बात। तेहरान के आसपास के मोर्ग इतने भर चुके हैं कि सड़क पे लाशें, कई ह्यूमन राइट एजेंसीज की अलग-अलग रिपोर्ट आ रही है इस पर। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा हो गया। यानी इस कहानी के पीछे जाना आवश्यक है। कुछ तो ऐसी फंडामेंटल वीकनेस है ईरान में जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। तो उसको थोड़ा आंकड़ों में भी समझते हैं। पिछले 8 साल को अगर हम देखें, यानी 2017 से लेकर के 2025 तक, तो जो ईरान की GDP थी वो लगभग $886 बिलियन से घट के अब $350 बिलियन पर आ गई है। यानी कि 30% GDP घटी है। उस पीरियड में जहां भारत और बाकी देशों की GDP 30% क्या 50% के आसपास बढ़ गई होगी, उस जहां लोगों को 30% अमीर होना चाहिए था, वहां लोग 30% गरीब हो चुके हैं। महंगाई बढ़ गई है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, ईरान में इट्स अ सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी, यानी तेल बेच करके ईरान पैसे कमाता है और उस पैसे से का कुछ हिस्सा सब्सिडीज में डाल देता है, जिससे कि जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, विशेषकर खाने पीने की चीज़ें, उनके दाम नीचे रहते हैं। तो अगर GDP गिरती रहती और प्राइस भी गिरता रहता तो भी लोग चला लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पिछले 1 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन है ईरान में वो 50% है, और फूड इन्फ्लेशन 70% है। ये बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ की फूड इन्फ्लेशन जो आज की रिपोर्ट आई है वो 1.77% है, यानी 1% से वो 70% पर है। जो चीज़ पिछले साल 70 रुपये का 100 रुपये का अगर आटा आता था तो अब 170 रुपये का आएगा, और उसी दौरान आपका जो इनकम है वो गिरता जा रहा है। तो जाहिर है जनता का रोष होना है। जनता रोष करेगी। अब लेकिन इसके भी एक परत नीचे जाते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? तो ईरान, ऐसा तब होता अगर ईरान तेल नहीं बेच पाता, लेकिन इस पूरे साइकिल में चाइना बड़े भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीद रहा है। इनफैक्ट 90% ऑफ इरानियन ऑयल एंड गैस गोज टू चाइना, और ईरान में बहुत सारा तेल और गैस है, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। ईरान ने पिछले 1 साल में लगभग $65 बिलियन का तेल बेचा, लेकिन जो ईरान का बजट है वो सिर्फ 45 बिलियन है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है इस पैसे का फिर? क्योंकि अगर 65 बिलियन का तेल बेचा तो $45 बिलियन का रेवेन्यू ही क्यों बना पाई गवर्नमेंट? इसलिए बिकॉज इस तेल को बेचने में जो 65 बिलियन है, इसमें से लगभग 10 बिलियन ईरान फंड करता है प्रॉक्सी वॉर्स को, जिसमें कई नाम आते हैं, जिस पर इजराइल जिसके लिए हमेशा कहता है दुनिया भर में ईरान इज फंडिंग प्रॉक्सीज, नंबर 1। नंबर 2, इसका आधा, सबसे बड़ा हिस्सा, आधा पैसा जाता है तेल बेचने का टू प्लेकेट एंड हेल्प दी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ईरान की फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट का, उसमें जो रिलीजियस एलिमेंट है वो आधा पैसा तेल का ले लेते हैं। मतलब अपनी इस्लामिक सत्ता को बनाए रखते हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को 50% पैसे देते हैं। सत्ता को बनाना तो बात की बात है, लेकिन सीधे जाकर के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पैसा, यानी मस्जिदों में और मदरसों में 50% पैसा चला जाता है इसका। 10 बिलियन उधर गया और 30 बिलियन चला गया इसमें, यानी 50%। ठीक है। इसके बाद ईरान को रिसेंटली वॉर लड़ा,
जिसमें करीब उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भारी मात्रा में बढ़ा दिया। वो जो आप हिजबुल्लाह और हमास इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात हिजबुल्लाह करें। हमास प्लस अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको जो अमेरिका ने रिसेंटली उन पे अटैक किया, हाँ। इजराइल ने अटैक किया, और रीबिल्ड करने में अच्छा खासा पैसा चला गया। यानी ईरान के पास जो तेल बेचा उससे कुछ पैसा बचा नहीं अपनी जनता को सब्सिडीज देने के लिए, और इसी वजह से ये इन्फ्लेशन आ गया। तो जनता देख रही है कि आप तेल बेच रहे हैं, आप तो खूब पैसा बना रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं और सामान महंगे होते जा रहे हैं। और इसीलिए ईरान में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान में दो प्रमुख समुदाय हैं, आयतुल्लास यानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा बाजारीज यानी कि व्यापारी। और व्यापारी और ये आयतुल्ला अब तक 1979 से लेकर आज तक एक साथ थे। ये इनको फंड करते थे और ये इनको पावर देते थे, और ये लोग दोनों मिलकर के सत्ता चला रहे थे। अब ये दोनों अलग हो गए क्योंकि अब इकोनॉमिक डूम्सडे आ गया, इस वजह से व्यापारी अलग हो गए। तो इसलिए पहली बार ऐसा ईरान में हुआ है आयतुल्लास के अंडर कि अब बाजारी अलग हो चुके हैं ईरान की रिलीजियस गवर्नमेंट से। तो आप ईरान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ईरान में की सत्ता जो है अब खामेनी के हाथ से जाने वाली है? क्या मादुरो जैसा हाल हो सकता है खामेनी का? देखिए, ईरान और वेनेजुएला में अंतर है। वेनेजुएला वाज अ डिक्टेटर, देयर वाज वन मैन, वो डिक्टेटर थे, 2013 से बने हुए थे। उनके पहले वाले भी ह्यूगो चावेज भी डिक्टेटर थे। ईरान इज नॉट डिक्टेटरशिप, नहीं है वो, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि धार्मिक गवर्नमेंट है वो। धर्म पे आधार पे शायद सबसे बड़ी एक धार्मिक आधार पे बनी हुई गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसमें से खामेनी को हटा देंगे तो पूरी सत्ता पलट जाएगी। उसका किंग पिन नहीं है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिंच पिन, देयर इज नो पिन कि आप इसको हटा देंगे तो पूरी सत्ता गिरेगी। खामेनी को हटाएंगे तो सुप्रीम काउंसिल बैठेगी, और सुप्रीम काउंसिल में IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल जो है वो बैठेंगे, उनका वही मिलिट्री विंग, और जो रिलीजियस विंग है वो बैठेंगे साथ में, और वो मिल करके एक नया खामेनी बना देंगे। और तो इसलिए खामेनी सिर्फ एक व्यक्ति, 86 साल के हैं खामेनी, ही इज एन ओल्ड मैन। उनका सत्ता में कितना इंटरफेरेंस है वो भी क्वेश्चनेबल है। और ये तो तय है कि खामेनी के खुद के बेटे, आई थिंक इज कॉल्ड मुज्तबा खामेनी जी, जिनको कहते हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन ही इज वर्स, ही इज मोर फंडामेंटलिस्ट, ही इज मोर हार्डलाइनर, वो उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर है। और दूसरे हैं अयातुल्ला खुमैनी, वो जो फाउंडर थे ईरान के, उनके बेटे हसन, आई थिंक उनका नाम है, और ही इज मोर लिबरल। तो उनके ग्रैंडसन है एक्चुअली, और इनके बेटे, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, टकराव है, इनके बीच में टकराव है। ये लिबरल हैं, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं, और इनके पिताजी इस समय सत्ता पे काबिज हैं, और इनके दादाजी थे फर्स्ट थे, हाँ पहले सत्ता पे थे। तो ईरान में देयर इज ऑलरेडी अ सक्सेशन प्लान, आप इनको हटाएंगे शायद इनसे भी बुरे आ जाएंगे। दूसरा, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन आप यहाँ पे इसलिए भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए ईरान गिर भी गया, मान लीजिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये पूरा गिर गया और ये पूरा आयतुल्ला रजीम खत्म हो गई, फिर क्या होगा? फिर क्या हम पहलावी को लाएंगे? हु इज अ मोनार्क? वो तो कह रहे हैं कि मैं आने के लिए तैयार हूं। वो तो तैयार बैठे, 30 साल से तैयारी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या उनको लाने से, क्या एक रिलीजियस गवर्नमेंट हटा करके एक राजा को बैठा देने से डेमोक्रेसी आ जाएगी? दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो पीछे हटने जैसा तो ये तो और पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि वेनेजुएला ऑल सेड एंड डन इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। हमें डाउट है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू वेनेजुएला, और बहुत पैसा है वेनेजुएला में भी है, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा पैसा है, और इसकी शाखाएं चारों ओर हैं। और एक जो अगर ईरान में कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हिलेगा। तो इसके जो तार हैं वो लंबे हैं, इसलिए इसको इतने सिंपल मडूरो स्टाइल ऑपरेशन से आप नहीं गिरा पाएंगे। इनफैक्ट यू कैन मेक समथिंग वर्स। पूरे मिडिल ईस्ट मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा जब हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान। हिजबुल्लाह इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन मिडिल ईस्ट। सो ये सारे चीज़ों को देखते हुए, प्लस बॉम्ब हो सकता है, देयर इज अ चांस दैट देयर इज एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके बारे में ट्रम्प बार-बार कहते हैं कि आपने बम बना के रखा है, या बना के रखा है और हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, और संभावना यही है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ये बात जाहिर होती जा रही है। हो सकता है वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये चीज़ हो रही है वाज न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो, बिकॉज वी डोंट नो वेदर ईरान हैज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब या बनाने के कगार पर है, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान को टॉपल करना इतना आसान नहीं होगा जितना मडूरो के साथ था। मडूरो तो एक हॉलीवुड सिनेमा स्टाइल से उठा के ले आए उनको, और उनको अदालत में पेश कर दिया। बट वेनेजुएला अगर मान लीजिए केओस में भी चला जाता तो ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया पे उसका भारी प्रभाव पड़ता। लेकिन ईरान अगर केओस में चला गया तो देयर इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब इशू, देयर इज एन इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो पूरा रिपल इशू, उनके जो संगठन हैं जिनको उन्होंने पाला है वो रेबल करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इराक में। सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक अच्छा नहीं हो गया था। सद्दाम के जाने के बाद इराक में क्या बना? आईसिस बना।
दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बना आईसिस। और इसलिए ईरान इज़ बिगर देन इराक, मोर लीथल देन इराक। और इसलिए ईरान को टॉपल करते समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ़ यू आर ट्रम्प एंड इफ़ यू आर डोनाल्ड ट्रम्प, ये वो बात है कि जैसे जॉर्ज बुश ने सद्दाम को तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया किसी को समझ में नहीं आया। फिर 10 साल तक आईसिस पूरी दुनिया को परेशान करता रहा। ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई वे नहीं करेंगे या वे कर सकते हैं? आपको क्या ट्रम्प संभावना इज़ ए वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, ये तो तय है, और उनकी शायद स्ट्रेंथ ही है ये। अब ये शो भी हो सकता है कि ट्रम्प शोज इज अनप्रेडिक्टेबल। पिछले टर्म में भी उन्होंने किंग जोंग उनके साथ यही किया था, उसको बोला था मैं मार दूंगा तुम्हें, फायर एंड फ्यूरी हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ चले गए। इस तरह के धमकाने वाले बात कह करके अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बताना मे बी स्ट्रैटेजी। बट ट्रम्प इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किसी दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ट्रम्प किधर जाएंगे। कोई ज्योतिष नहीं बोल सकता कि ट्रम्प की आप ग्रह नक्षत्र देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल वो सुबह क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे। और यही शायद उनकी स्ट्रेंथ भी बन गई है एक तरह से, और ये ब्रांड बना लिया उन्होंने। वो हर दिन कुछ ऐसा बोलते हैं, हर दिन कुछ ऐसा है, तो ही इज एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। नाउ सो इफ यू, क्या अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है? किस तरीके से कर सकता है? दे कैन बी अ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान की। मान लीजिए कोई मिलिट्री फैसिलिटी है जिसको वो टेम्परेली डिस्ट्रॉय कर पाए, या ईरान पे नो फ्लाई जोन बना दे, ऐसी चीज़ें कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि डूइंग अ ग्राउंड ऑपरेशन, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको बोलते हैं, उसको करने में महीनों की प्लानिंग लगती है। आप उसको रातों रात नहीं कर सकते। आप मिसाइल स्ट्राइक एक आध कर सकते हैं, आप क्रूज मिसाइल डाल सकते हैं, आप बॉम्बिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, आप नो फ्लाई जोन बना सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस रेवोल्यूशन को वाकई सपोर्ट देना है मिलिटरीली, तो यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, यू नीड पीपल ऑन द ग्राउंड, यू नीड सोल्जर्स, अमेरिकन फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। वो बनाना मुश्किल है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जब नेटो को भी तोड़ने की कगार पे आ गए ग्रीनलैंड के इशू को लेकर के। तो अब कोई एलाई भी नहीं है जो इनके साथ जाएगा ईरान के अंदर। तो इसलिए दो चीज़ें होंगी, या तो अमेरिका क्रूज मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है ऑन इरानियन मिलिट्री टारगेट्स, इरानियन पुलिस हेडक्वार्टर्स, या जहाँ से दमनकारी गतिविधियाँ चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसराइल का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, एंड इसराइल कैन डू द लिमिटेड स्ट्राइक ऑन बिहाफ ऑफ यूएस, जैसा उसने पहले भी किया है। बात तो अभी भी हो रही है। और ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे मोसाद है। तो क्या आपको भी लगता है कि CIA और मोसाद इन प्रदर्शन, आपने पहले भी इशारा किया है कि CIA हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इजराइल की भी भूमिका है इसमें, ईरान में प्रदर्शन के पीछे, मोसाद जैसा कि वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं? सेम मोर और लेस आप देखिए तो इजराइल 90% तो वही करेगा जो यूएस चाहेगा। ये उसके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है। वो एक अकेला छोटा सा देश है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, लेकिन चारों ओर उसके दुश्मन घिरे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा मिलिट्री समर्थक और शायद सबसे इकलौता मिलिट्री समर्थक ऑफ इजराइल इज यूएस। जरूरत है उनकी, और यूएस को इजराइल की ही उतनी जरूरत है। इट्स अ स्टेजिंग ग्राउंड। जो ये मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल का जोन, जो भी वर्चस्व बनाना है, वो इजराइल के थ्रू ही बनेगा। इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका चाहेगा तो इजराइल, मोसाद और CIA सब मिल करके ही काम कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था, सिर्फ किसी दूसरे देश की गुप्तचर एजेंसी ही इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं कर सकती। इट हैज़ टू बी सम इंटरनल फैक्टर। ईरान ने अपने इकोनॉमिक्स का मिसमैनेजमेंट किया है, महंगाई दर दिख रही है 50 से 70% ऊपर है, उनका जो करेंसी है वो 90% गिर चुकी है एकदम। आप गूगल पे ग्राफ देखिए तो आपको दिखेगा 90% गिरी है उनकी करेंसी पिछले कुछ दिनों में। सो देयर इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ईरान हैज़ टू सॉल्व इट्स फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, और इसमें अगर शायद ईरान सबसे ज़्यादा किसी और रुख करेगा तो वो होगा चाइना, बिकॉज चाइना इज़ वन कंट्री जो अमेरिका के जो ट्रेड डील्स हैं, जो एम्बार्गोज हैं, जो सैंक्शंस हैं, उनको डिफाई करता हुआ पूरी दुनिया में ट्रेडिंग कर रहा है। और चाइना को ईरान की ज़रूरत है, बिकॉज वेनेजुएला का जो तेल चाइना लेता था आज तक, अब वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया है। वेनेजुएला पे तो एक तरह से यूएस अब उसका कंट्रोल, अब तो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने तो खुद ही ट्वीट किया है, या जो भी ट्रूथ सोशल पे डालते हैं पोस्ट। सो अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया है, तो चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू लुक टुवर्ड्स ईरान। तो इन लोगों के बीच में एक विन विन रिलेशन बन रही है, और अमेरिका हैज़ टू एक्ट in some way to distort this relation, and there's also economics behind it, क्योंकि ईरान और चीन को पास ना आने देना अमेरिका के हित में। तो इसके लेकिन इस तरह के कन्फ्लिक्ट के बाद, जिस तरह का टेंशन है, वो तो ईरान और चीन के करीब जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यदि अमेरिका मेरे खिलाफ है तो चीन मेरा साथ दे सकता है। तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है। तो वो तो वेनेजुएला भी जा रहा था। वेनेजुएला में जिस दिन मडूरो को किडनैप किया, उसके एक दिन पहले तो चीन के वो प्रतिनिधिमंडल जी वहां थे। सो एंड दिस रियली एंटेगनाइज्ड। इनफैक्ट ट्रम्प ने तो बोला ही है कि वेनेजुएला विल नॉट डील विद माय एडवर्सरीज। चाइना को एनिमी नहीं बोलते, बट एडवर्सरी बोलते हैं। रशिया एंड चाइना को अपना एडवर्सरी, रशिया, चाइना एंड ईरान
को अपना एडवर्सरी मानते हैं। वो कहते हैं वेनेजुएला इनसे ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये जो मॉनिटर क्लास का मॉनिटर है ना, तुम बात कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम इससे बोलोगे, इससे नहीं बोलोगे, वो वाली बात तो अमेरिका कर ही रहा है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही वेनेजुएला वाली चीज़ हुई, ईरान स्टार्टेड गेटिंग इवन क्लोजर टू चाइना। और चाइना, मैंने आपको बताया 90% इरानियन ऑयल चाइना खरीदता है। सो जो मेरा मैसिव ट्रेडिंग पार्टनर है, मैं तो उसके पास जाऊंगा ही ना। Obvious. और ईरान चाइना क्यों लेता है? सस्ता तेल मिलता है उसको $8-10 सस्ता तेल मिलता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ तो अमेरिका का जो मूव है, या तो ये सक्सेसफुल हो, नहीं हुआ तो चाइना विल क्रिएट अ बिगर इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। सो ये एक्चुअली आप ये सोचिए कि दुनिया ना एक चाइना वर्सेस यूएस की लड़ाई में जी आ गई है। उसको हम सीधे तौर पे देख रहे हैं कि दुनिया दो हिस्से में बटी है। एक अमेरिका अपना चलाना चाह रहा है और चीन नया अपना कोल्ड वॉर प्रभाव चालू हो गया है, अपना छोड़ना चाह तो रहा है। एक नया शीत युद्ध चालू है और ज़्यादा अग्रेसिव है कंपेयर टू पिछला शीत युद्ध। और ये बढ़ेगा आगे चल के, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल। एंड हमें एज इंडियंस वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम किधर जाएं। क्योंकि देखिए, हम बड़े केयरफुली खेलते हैं। हम चाइना से हमारी लड़ाई भी होती है हर दूसरे तीसरे साल, कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो बॉर्डर पे हो ही जाती है। लेकिन हम एससीओ भी चाहते हैं, गलवान के बाद 5 साल बाद मुलाकात भी करते हैं। हम दोनों साइड बैलेंस करते हैं। एक है वो जो हमारे पे 500% वो कह रहे हैं टैरिफ डिप्लोमेटिक सर, सो वी हैव टू बी केयरफुल। necessity है, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू टेक एनी साइड व्हिच डज नॉट इंटरेस्ट अस। और वही कर रहे हैं हम। तो कहते हैं हमारा जहाँ हमें लगता है कि जहाँ नैतिक हमारा पक्ष होना चाहिए और जहाँ हमारा आर्थिक पक्ष रखा जाएगा, हम वहीं जाएंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शुड डू। वी शुड नॉट टेक साइड्स। सर, मैं ईरान पे वापस आती हूँ। ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर जिस तरह से ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि बंद करो, ये बनाना बंद करो, तुम्हारे पास, तुमने सारी परमाणु बम बनाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं, तो इस पे आप बताइए कितनी सच्चाई है कि ईरान के पास परमाणु बम है? क्या उसने कुछ इस तरह के इंतजाम कर लिए हैं कि वो जिससे ट्रम्प को डर लगने लगा है कि इसके पास परमाणु हथियार आ चुके हैं? देखिए, एक सेइंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इफ़ यू हैव ऑयल वी विल गिव यू सम डेमोक्रेसी। ये अमेरिकन के लिए बोला जाता है कि अगर आपके पास तेल है तो हम आपको कुछ डेमोक्रेसी ज़रूर देने की कोशिश करेंगे थ्रू मिलिट्री एक्शन। एंड दिस लेसन की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाओ तो अमेरिका से आप सेफ रहोगे, या आप सद्दाम से पूछिए, उसने नहीं बनाया और उसको सत्ता पलट तो कर ही दिया था। इन सारी चीज़ों से अमेरिका के ऊपर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का अविश्वास तो है कि अगर आप इनके कहने पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच इज़ मोस्टली न्यूक्लियर वेपन्स अगर आप नहीं बनाओगे, तो ऐसा आप सेफ नहीं हो जाते हो इनके किसी एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से, विच हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब की। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट। और इसी वजह से ईरान हैज़ बीन परस्यूइंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब throughout for the last good 20 years. They have been working on weapon grade nuclear enrichment. अब थोड़ा इसके साइंटिफिक थ्योरी पे जाते हैं। किसी पावर प्लांट को चलाने के लिए अगर आपके पास, तो दिस अ प्रोसेस कॉल्ड यूरेनियम एनरिचमेंट, राइट? एनरिचमेंट ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये यूरेनियम था, इसमें ज़्यादातर तो इम्प्योरिटी है, यूरेनियम बहुत कम है। जब आप इसको नेचुरली निकालते हैं तो ये 1% से भी काफ़ी नीचे इसमें यूरेनियम होता है। फिर आप इसको सफाई करते हैं और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूज, जिस प्रोसेस से वॉशिंग मशीन चलती है। वॉशिंग मशीन से पानी कैसे निकलता है? वो जोर जोर से नचाती है तो पानी, क्योंकि ग्रेविटी सबका डेंसिटी अलग अलग है, तो कपड़े से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से यूरेनियम एनरिच होता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और ये आपकी वॉशिंग मशीन से हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट की स्पीड पे वो नाचता है। मतलब समथिंग लाइक 60,000 to 1 लाख RPM की स्पीड पे वो नाचता है। जिससे क्या होता है, जो हल्का यूरेनियम है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती हैं, जो भारी यूरेनियम है वो अलग हो जाता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। और फिर इसको जो निकलता है उसको दोबारा डालते हैं, फिर दोबारा नचाते हैं और ऐसा महीनों तक करते रहते हैं। और इसीलिए यूरेनियम को एनरिच करने में महीनों लगते हैं। अब अगर 50-60% एनरिच यूरेनियम है तो आप उससे पावर प्लांट चला सकते हैं, लेकिन अगर बम बनाना है, सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन रखना है आपको, तो आपको 95-96% यूरेनियम चाहिए। ईरान ने 60 to 65 एनरिचमेंट तो कर लिया था, ये तो तय, और उसको 95 तक ले जाने की वो कोशिश कर रहा था फुर्दौ और अशफाकान और जहाँ पे ट्रम्प अभी अटैक हुआ था। हाँ, सो फुर्दौ वाज द मेन टारगेट जो उनका था, और वो अंडरग्राउंड बंकर्स थे। तो अब अंडरग्राउंड बंकर हैं कई मीटर, दसियों मीटर अंदर वो पड़े हुए हैं पहाड़ी के। तो उन्होंने B2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब डाला, वो गहराई पे जाके फटा, फिर उसी छेद में दूसरा बॉम्ब डाला ताकि और गहरा हो जाए वो। और उनको लगता है कि उन्होंने यूरेनियम के जो सेंट्रीफ्यूजेस थे, मचाने वाली मशीन, वो डिस्ट्रॉय कर दी और जो एनरिच यूरेनियम 65 के स्कोर पे था उसको हटा दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो यूरेनियम है वो स्पिल होता और आपको सैटेलाइट से या इवन ग्राउंड लेवल पे आपको रेडिएशन मिलता।
नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ईरान ने अपना जो 65% का यूरेनियम एनरिच कर चुका था उसको पहले ही बचा हटा लिया, था, पहले ही निकाल लिया। था। ऐसा ईरान खुद भी कहता है, तो शायद उनकी बात में तथ्य हाँ, है। उसने ईरान ने कहा कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, तो उसने ये कहा। दूसरा, सेंट्रीफ्यूज कितने डिस्ट्रॉय हुए। अब इतना बड़ा बम फटेगा तो कुछ दिन के लिए तो कुछ पावर सर्किट ही उड़ जाएगी, लेकिन क्या सेंट्रीफ्यूज टोटली डिस्ट्रॉय हुए? क्या ईरान चाइना की मदद ले सकता है टू रीबिल्ड द सेंट्रीफ्यूज? क्योंकि चाइना के पास तो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, क्या उनकी मदद ले सकता है? क्या ब्लैक मार्केट से वो इसको बनवा सकता है, या खुद उसके पास अपनी कैपेबिलिटी भी है? ऐसे सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उसके यहाँ। तो क्या ईरान ने उस सेमी प्योरीफाइड यूरेनियम को वापस सेंट्रीफ्यूज रिपेयर करके उसको वापस इनरिच करना शुरू कर दिया? ये किसी को नहीं पता। अगर ऐसा लेकिन ईरान कर पाता तो अक्टूबर के महीने तक, यानी पिछले साल अक्टूबर तक, ईरान के सेंट्रीफ्यूज वापस काम करने शुरू हो जाते। किसी को पता नहीं चलता, मतलब ये तो सीक्रेटली करता। और उसके 6-7 महीने में ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम होता कि वो एक बम बना लेता। और ईरान के पास ऑलरेडी फतह मिसाइल्स हैं जो बहुत ही जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें काफ़ी यूजफुल थी। तो इट ऑलरेडी हैज़ द मिसाइल टू डिलीवर बॉम्ब्स। तो ये संभव है कि ईरान हैज़ आइदर इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मे बी 6 months अवे। बट ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप ने हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज उसके पास कोर टेक्नोलॉजी और कोर लोग तो थे ही। तो साइंटिस्ट, उसका साइंटिस्ट है, उसके पास फैसिलिटीज़ है, उसके पास पैसा है, उसके पास यूरेनियम है, जो कच्चा यूरेनियम है जिसको प्योरीफाई करना है वो है, और उसके पास चाइना है जो उसकी मदद कर सकता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है उसके रशिया से भी अच्छे डील्स हैं। रशिया अपने वॉर में ईरान के वेपन्स यूज़ कर रहा है जी। तो ईरान ने कुछ वेपन्स भी सप्लाई किए उनको। सो उसका एंटी अमेरिकन जो नेक्सस दुनिया में बनता जा रहा है उसमें उसका अच्छा खासा पहचान है। तो ईरान को हल्के में नहीं ट्रंप ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं। लेकिन अगर अब ये सोचिए सिनारियो कि ईरान एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है मान लीजिए इस साल, उसके बाद ये सारी की सारी कहानी पलट जाएगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर आप इस तरह की धमकी नहीं दे सकते। इसीलिए यूएस इंडिया को कभी ऐसी धमकी नहीं देता, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है। आप यू कांट थ्रेटन अ न्यूक्लियर पावर, यू रियली कैन नॉट विन अ वॉर, यू विल नॉट लूज अ वॉर बट यू कांट ऑल्सो विन अ वॉर। तो ईरान का रेस है टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वेपन, ये तो तय है और होना भी चाहिए। अगर वो उनके देश के नजरिए से समझिए, अगर आप आयतुल्ला बना लीजिए अपने आप को आज के लिए, तो आपका सबसे बड़ा रिडम्पशन तो सही बात है, अपने देश का हित सोचना। न्यूक्लियर बन गया मेरे पास तो कोई धमकी नहीं दे सकता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.